आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के इस 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं मनीष मिश्र आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यान श्रृंखला की कड़ी में यह हमारा 26वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ स्रोत विद्वान के रूप में जुड़े हुए हैं न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज शेवगांव जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के प्रभारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम कुंदे सर। और सर जिस विषय पर केंद्रित रहकर आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे वह है साहित्य के अनुवाद की चुनौतियाँ। इसके पहले कि मैं सर को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं, मैं बताना चाहूँगा कि सर का स्वयं हिंदी और मराठी में अनुवाद की एक लंबी परिपाटी है और बहुत सारे मराठी के साहित्यकारों को लेकर उनके साहित्य को लेकर आपने हिंदी में अनुवाद का काम किया। देश विदेश की हिंदी से संबंधित तमाम हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में सर की सक्रिय भूमिका रहती है। बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे संस्थान हैं सर किसी न किसी रूप में उन सभी से जुड़े हुए हैं। सर की लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा किताबें जो हैं प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 122 शोधालेख अनेकानेक जगह आपके प्रकाशित हैं। बहुत सारी संगोष्ठियों में सर की लगातार सहभागिता रहती है। प्राचार्य के दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आज के हमारे शोध विद्वान डॉक्टर पुरुषोत्तम कुंदे सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और आज के विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर पुरुषोत्तम कुंदे सर। नमस्कार। महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 व्याख्यानमाला की श्रृंखला में जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य सचिव श्रीमान सचिन निंबालकर जी, हमारे मित्र डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, इस व्याख्यानमाला के संयोजक समन्वयक, मैं दोनों के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। साथियों, मुझे जो विषय दिया गया है साहित्य के अनुवाद की चुनौतियां, चूंकि इस विषय में साहित्य भी है और अनुवाद भी है, मैं समझता हूं कि वर्तमान दौर की यह सबसे बड़ी मांग है कि अनुवाद कार्य और अधिक गति से समृद्ध होना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं को लेकर एक गहरा संकट मंडरा रहा है और ये लगभग 90 के दशक से आरंभ हुआ है। तो एक और जितनी तेजी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, विज्ञान, इन क्षेत्रों में उन्नति हो रही है, दूसरी ओर कुछ ऐसी बातें भी हैं, ऐसी चीजें भी हैं कि जो लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय भाषाएं आज ऐसे ही एक दौर से गुजर रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बचने के लिए कहिए या इस संकट को दूर करने के लिए कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अनुवाद की नितांत आवश्यकता है। अधिक गति के साथ अनुवाद भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गर्व के साथ ये कहते भी हैं कि मैंने अमुक अमुक पश्चिमी विद्वान या साहित्यकार का इस कृति का अनुवाद भारतीय किसी भाषा में किया है। बहुत बार यह पाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं में ऐसे अनेक साहित्यकार हैं, ऐसे अनेक रचनाकार हैं कि जो आज भी इस प्रतीक्षा में हैं, इस इंतजार में हैं कि कोई अनुवादक आए और उनकी रचना का अनुवाद करें। इसका कारण यही है
कि हम लोग विदेशों में झांक कर तो देख रहे हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं में कौन सा साहित्य किस तरह से लिखा जा रहा है, इस बात को लेकर या इसे समझना, मैं समझता हूं कि आज समय की मांग है। क्योंकि भारतीयता जो संकल्पना बनती है तो ये भारतीय साहित्य से ही होकर बनती है, इसमें दो राय नहीं है। तो ऐसे में अनुवाद की नितांत आवश्यकता है। कुछ अन्य बिंदु भी हैं कि जो अनुवाद की उपयोगिता को एक तरह से दर्शाते हैं, जिसमें अनुवाद जो है एक तरह से दो भिन्न भिन्न भाषाओं में संपर्क का काम करता है, या दो भिन्न भिन्न भाषी समाज में एक तरह से काम करता है, या माध्यम के रूप में काम करता है। जो अन्य भाषा में दिखाया जा रहा साहित्य है, उसमें भी एक तरह से उसका परिचय हमें होता है, अनुवाद के माध्यम से ही यह परिचय किया जा सकता है। या दूसरे समाज की संस्कृति, सभ्यता, उसे अगर उससे रूबरू होना है तो अनुवाद एक जरिया है, उसके माध्यम से हम भाषी समाज की संस्कृति, सभ्यता, इन सारी चीजों को एक तरह से समझ सकते हैं। या भिन्न भिन्न भाषाओं में जो ज्ञान है, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय भाषाएं जो हैं एक तरह से ज्ञान का स्रोत नहीं बन पा रही हैं। आज हम देखते हैं कि जो ज्ञान की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं, वह भारतीय भाषाओं में बहुत कम है। लेकिन सौभाग्य से अब राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अब हमारी दहलीज पर है, और जिसमें भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है इसमें अनुवाद को लेकर भी बहुत कुछ अवसर एक तरह से नए सिरे से हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है। तुलनात्मक अध्ययन करना है तो वहाँ भी एक तरह से अनुवाद उपयुक्त होता है, हम सभी जानते हैं। मैंने स्वयं हिंदी के शमशेर बहादुर सिंह और मराठी के कवि ग्रेस की कविताओं को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो मुझे लगता है कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के जो कवि हैं, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के जो रचनाकार हैं, उनका अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से अनुवाद की वहाँ आवश्यकता होती है। क्योंकि भिन्न भिन्न भाषी प्रवृत्तियों के कवि हो सकते हैं या रचनाकार हो सकते हैं, उनका जो विशेष योगदान है, उनकी जो विशेष प्रवृत्तियां हैं, उनका अगर बारीकी से अध्ययन करना है, उसे समझना है, तो स्रोत भाषा या हमारी जो मातृभाषा है वह, और लक्ष्य भाषा कि जिसमें अनुवाद किया जा रहा है, वह एक तरह से दोनों भाषाओं पर समान अधिकार अनुवादक का है। तो निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन और अनुवाद भी अच्छा हो सकता है। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि अनेक अवसर अनुवाद को लेकर इस तरह से रोजगार के अवसर अनुवाद क्षेत्र में हैं। कला संकाय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्र हैं, वे अनुवाद के साथ जुड़ना बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि भारत सरकार की ओर से लगातार इस तरह की कोशिश जारी है। हम सभी जानते हैं कि मैसूर में जो संस्थान, भारतीय भाषाओं का जो संस्थान है, वहाँ नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एनटीएम एक वहाँ संस्थान है, वहाँ की एक ब्रांच है। तो वहाँ भी एक तरह से महज अनुवाद को लेकर ही काम हो रहा है। ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं अनुवाद को लेकर। तो यह आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में आज अनुवाद फैला हुआ है, और इसलिए इसमें अनेक रोजगार प्राप्त हो सकते हैं, इसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात एक तरह से अर्थार्जन कि जिसके माध्यम से हम एक तरह से वित्त जुटा सकते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि अनुवाद एक अच्छा माध्यम है। इसकी ओर भी छात्रों ने अब सोचना चाहिए। बस छात्र ही क्यों सोचेंगे, रोजगार की दृष्टि से अनेक ऐसे बेरोजगार हैं हमारे समाज में या हमारे पीढ़ी में कि जो उच्च शिक्षित हैं, डिग्री उनके पास है, उपाधियां हैं, लेकिन
बावजूद किसी डिप्लोमा या किसी कोर्स के वे अनुवाद के साथ जुड़े नहीं हैं और बेकार ही इस तरह से बेरोजगार के रूप में हम इधर उधर देख सकते हैं उन्हें अपने आसपास। तो एक अच्छा जरिया है अनुवाद, रोजगार जिसमें प्राप्त हो सकता है, या व्यापार यातायात की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन अनुवाद को माना जा सकता है। मुझे लगता है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मानव हित एवं लोक कल्याण की जो भावना होती है वह अनुवाद के जरिए पूरी की जा सकती है। वह इस अर्थ में कि जो साहित्य लिखा जा रहा है, भारतीय भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें जो साहित्यकारों ने लिखा है, अगर भारतीय भाषाओं के समाज में ये सारी बातें अगर आ जाती हैं तो निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी जो मूल्य हैं, ये मूल्य जो होते हैं निश्चित रूप से ये लोगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका भी एक तरह से अनुवाद ये काम भी करता है कि जो साहित्य के मूल्य हैं वे तो अर्थात मानव हित के ही मूल्य होते हैं, लोक कल्याण के मूल्य होते हैं। ऐसे मूल्यों की जो स्थापना है ये निश्चित रूप से अनुवाद के माध्यम से अच्छे से हो सकती है। या इसी से राष्ट्रीय जो एकता है, भारत देश चूंकि भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न धर्मों, संप्रदाय आदि अनेक चीज़ों में बटा हुआ है, संस्कृतियों में बटा हुआ है, तो उसे एक सूत्र में पिरो कर रखना है। तो मुझे लगता है कि अनुवाद एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, एक अच्छा माध्यम हो सकता है जिसका उपयोग किया जा सकता है। या वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संस्कृति रही है या जो हमारा सूत्र रहा है, इस सूत्र को एक तरह से पूरा करने की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि अनुवाद एक अच्छा माध्यम हो सकता है। या इस सूत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी अनेक भाषाओं में भी वहाँ के साहित्य में, वहाँ का साहित्य जो है उसे अनुदित करते हुए या अपना साहित्य वहाँ की भाषा में अनुदित करते हुए निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो हैं ये संभव की जा सकती है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय भाषाएं और साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक तरह से समृद्ध होता है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। क्योंकि जितना अधिक अनुवाद जिस भाषा में होगा उतनी अधिक वह भाषा समृद्ध बनेगी, उतना अधिक साहित्य समृद्ध बनेगा। तो इसलिए ये सारी जो उपयोगिता है मुझे लगता है अनुवाद को लेकर हैं, और ये अगर हैं तो वाकई कहा जा सकता है कि अनुवाद के माध्यम से एक तरह से एक नए समाज का निर्माण जो है या एक नए समाज को दिशा देने का जो काम है वो अनुवाद के माध्यम से हो सकता है। साथियों, बहुत बार साहित्य के अनुवाद को लेकर मत मतांतर होते हैं, अपने अपनी एक राय होती है। तो निश्चित रूप से एक तरह से कहा जा सकता है कि साहित्य का अनुवाद करना है तो आमतौर पर कथा साहित्य का अनुवाद, काव्यानुवाद और नाट्यानुवाद, इस तरह से साहित्य के अनुवाद को हम विभाजित कर सकते हैं। तो काव्यानुवाद को लेकर अगर हम विशेष रूप से सोचें तो मुझे लगता है कि काव्यानुवाद को लेकर अनेक चुनौतियां जो होती हैं वह अनुवाद के सम्मुख होती है। सबसे अहम चुनौती और पहली चुनौती होती है कि स्रोत भाषा के जो शब्द हैं वे लक्ष्य भाषा में जो प्राप्त शब्द हैं उतने ही प्रभावी होंगे या उतने ही सक्षम होंगे जो आशय हैं, आशय को पहुंचाने के लिए। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ एक आवश्यक चीज है कि अनुवादक अपने विवेक के आधार पर शब्दों का चयन अगर करता है, शब्द योजना जिसे हम कहते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस चुनौती का एक तरह से सामना किया जा सकता है। तो बहुत बार यह अनुवादक अनुवाद करते समय इस तरह से महसूस करता है कि किस तरह से अनुवाद करे, क्योंकि लक्ष्य भाषा में उस तरह के शब्द नहीं होते हैं और यह प्रायः देखा जाता है। हालांकि यह सिर्फ काव्यानुवाद में ऐसा होता है ऐसा भी नहीं है, ये साहित्य की अन्य विधाओं में भी अनुवाद हो सकता है। इसके लिए सबसे अहम चीज यह है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का समान अधिकार अगर प्राप्त है अनुवादक को तो एक तरह से वह सफल काव्यानुवाद करने में एक तरह से सिद्ध हो सकता है। अन्य एक समस्या बहुत बार देखी जा सकती है या चुनौती देखी जा सकती है कि अलंकारों के अनुवाद करते समय बहुत बार एक तरह से यह भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो काव्यानुवाद से हर कोई कतराता है। लगभग
ये मानकर चलते हैं कि भाई करना है तो कथा साहित्य का अनुवाद करेंगे या नाट्य साहित्य का अनुवाद करेंगे, लेकिन काव्यानुवाद की ओर मुड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो स्वयं कवि हैं वे ही ऐसे लोग हैं कि जो स्वयं काव्यानुवाद में भी जुड़े हैं, ऐसा भी एक तरह से माना जाता है। लेकिन इसका परिणाम ये भी होता है बहुत बार कि कोई कवि अगर काव्यानुवाद करता है तो उसका जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व अनुवाद में भी झलकता है। तो ये भी एक चुनौती है कि अपने व्यक्तित्व को एक तरह से अनुवाद से अलग रखना। जो आशय स्रोत भाषा में है उसे लक्ष्य भाषा में पहुंचाते समय, अनुवाद करते समय, यह भी अनुवादक को एक तरह से उसके सामने ये चुनौती होती है कि एक तरह से अपने व्यक्तित्व का प्रभाव जो है वह अनुवाद में नहीं होना चाहिए, अनुवाद पर नहीं होना चाहिए। और अक्सर यह देखा गया है, इसलिए भी इसे एक बड़ी चुनौती माना जाता है। अलंकारों के अनुवाद के संबंध में भी बहुत बार कठिनाइयाँ आती हैं, और विशेष रूप से शब्दालंकार जो होते हैं, विशेष रूप से वहाँ पर निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि शब्दालंकार के संबंध में अनेक चुनौतियाँ एक तरह से अनुवादक के सामने होती हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार हैं, तो अनुप्रास अलंकार में भी जैसे एक वर्ण की जो पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर लक्ष्य भाषा में उसी प्रकार से शब्द चयन करना और वो सारी चीज़ें है या नहीं, तो उसके लिए कौन से शब्द वहाँ उनका चयन करना है, बहुत बार ये भी अनुवादक देखता है और उसे यहाँ काफ़ी एक तरह से मशक्क़त करनी पड़ती है। तो वहाँ निश्चित रूप से उसे कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे यमक का एक उदाहरण है कि हम सभी उससे परिचित हैं कि बिहारी का जो दोहा है जिसमें आया है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब हिंदी में तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि कनक का एक अर्थ धतूरा है और एक का सोना है, लेकिन लक्ष्य भाषा में एक ही शब्द के इस तरह से दो अर्थ होने चाहिए, और उसे अगर वे प्राप्त होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके सामने निश्चित रूप से काव्यानुवाद करते समय यह बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है और वह उसका सामना करता है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि काव्यानुवाद करते समय अनुवादक के सम्मुख ये विवेक होना चाहिए कि वहाँ किस शब्द का और चयन करना है और उसकी गरिमा क्या है, उस शब्द की जो गरिमा है वह कहाँ तक है और लक्ष्य भाषा में वह किस तरह से प्रयुक्त होता है, ये भी समझना चाहिए। इसलिए मूलतः स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान उसे होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए वह एक तरह से इस कठिनाई को दूर कर सकता है। अगली जो चुनौती है, स्रोत भाषा का अर्थ भाषा पर जो प्रभाव होता है, या स्रोत भाषा का जो अर्थ है वह एक तरह से लक्ष्य भाषा में उसे प्रस्तुत करना, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है, एक चुनौती कह सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अनुवादक स्रोत भाषा में उस अर्थ का अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन उसे अनुदित करते समय, उसका अनुवाद करते समय बहुत बार यह होता है कि लक्ष्य भाषा में उसे वह उस दृष्टि से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। और बहुत ऐसे कम अनुवादक हैं कि जो काव्यानुवाद करते समय इस तरह से शब्दों की गरिमा जो है वह पुनः लक्ष्य भाषा में एक तरह से उतार पाते हैं। बहुत बार ऐसा बहुत कम होता है अनुवाद करते समय। या जैसे काव्य सौंदर्य है, अब काव्य सौंदर्य में देखा जाए तो काव्य की अपनी एक गरिमा है जिसे समझना भी पड़ता है पहले, और फिर अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में उसे उतना ही उस दृष्टि से एक तरह से प्रस्तुत भी करना पड़ता है या अनुवाद करना पड़ता है। तो अगर काव्य सौंदर्य को अगर हम समझे हैं या उसके कला सौंदर्य को समझे हैं, कल्पना सौंदर्य को समझे हैं, तो ऐसे सौंदर्य जो ये सौंदर्य के स्थल होते हैं असल में, तो अगर उसे समझते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्य भाषा में उसे प्रस्तुत करना संभव हो सकता है। और विशेष रूप से यह मैंने अनुभव किया कि जब मैं ग्रेस की कुछ कविताओं का अनुवाद कर रहा था तो मैंने निश्चित रूप से पाया कि ग्रेस की जो अभिव्यक्ति है मराठी में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, उनकी अभिव्यक्ति
दुर्बोध कवि के रूप में उनकी पहचान है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी में शमशेर जी के बारे में भी प्रायः ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करते समय निश्चित रूप से मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं ये अनुभव की है कि काव्य सौंदर्य जो है वह एक तरह से अलग होता है। अब जैसे एक उदाहरण है कि अक्सर हम हिंदी में एक मुहावरा सुनते हैं कि एक पंथ और दो काज। हिंदी में तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मराठी में ग्रेस इस विचार का ही विरोध कर रहे हैं। एका दगडात दोन पक्षी मराठी में अक्सर कहा जाता है, या हिंदी में एक पंथ दो काज। लेकिन कवि के रूप में कवि ग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक पंथ और दो काज अर्थात दो पंछियों को मारना है। मारना इस क्रिया से ही कवि को परहेज है और वे उन्हें ऐतराज है इस बात को लेकर कि एक पत्थर से दो पंछियों की एक तरह से शिकार क्यों, उन्हें क्यों मारना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सृजनात्मक दृष्टि से भी वे इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि एक शाखा पर दो पंछी झूल रहे हैं। मतलब ये जो सृजनात्मकता है, कवि की जो सृजनात्मकता है, इसे समझकर एक तरह से फिर अनुवाद में ले आना मुझे लगता है कि यह बड़ा चुनौती भरा काम है और यह एक तरह से काव्य सौंदर्य है, क्योंकि उनकी दृष्टि है ये। क्योंकि आज तक हम इसी तरह से प्रयुक्त करते आए हैं कि एक पंथ और दो काज, लेकिन आमतौर पर कवि की अपनी एक कल्पना, उनका एक कल्पना सौंदर्य है। वे कल्पना करते हैं कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वे ठीक इससे विरोध में है कि एक पत्थर से दो काज क्यों, ऐसा नहीं करना है, बल्कि एक शाखा पर, पेड़ की एक शाखा पर दो पंछी झूल रहे हैं, आप ऐसा कहिए। तो ये जो नवनिर्माण है यह पुनः सृजन में आना चाहिए, क्योंकि अनुवाद पुनः सृजन है, पुनः सृजन होता है, क्योंकि अनुवाद का अर्थ ही है। अनु इसमें उपसर्ग है, वाद वदना कहना और अनु बाद में कहना, पुनः कहना। तो अगर हम इस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो पुनः सृजन मुझे लगता है कि इसी तरह से यह आवश्यक है, और तब जाकर एक तरह से ये जो कठिनाई है या चुनौती है इससे हम रूबरू हो सकते हैं अनुवादक के रूप में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तित्व जो होता है, विशेष रूप से अनुवादक का जो व्यक्तित्व है, वो भी बहुत बार अनुवाद करते समय एक तरह से लक्षित होता है, तो उससे थोड़ा सा बचना पड़ता है, क्योंकि यह चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। और वो साहित्य के किसी भी विधा में अनुवाद करते समय देखा जा सकता है, चाहे वह कथानुवाद हो सकता है या चाहे वह नाट्यानुवाद हो सकता है। वह भी देखा जा सकता है कि अनुवादक अपने व्यक्तित्व को या उसके प्रभाव को वह उसे दूर रखता है या नहीं, यह बहुत अहम बात होती है। और इसलिए यह आवश्यक बात है कि अनुवादक इससे एक तरह से बचकर रहें। यह भी एक चुनौती है। शब्दों की सार्थकता या उसका जो चयन है वह अगर है तो निश्चित रूप से एक तरह से अनुवादक जो है वह सफल काव्यानुवाद कर सकता है। जैसे अंग्रेजी में लोटस शब्द है, या जिसे हिंदी में कमल कहते हैं, लेकिन इसके लिए हिंदी में और भी विकल्प है, जैसे जलज है, पंकज है या सरोज है। अब संदर्भ को देखना होगा कि किस संदर्भ में इसका प्रयोग करना है, क्योंकि अंग्रेजी में तो एक ही शब्द आया है, लोटस शब्द आया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं काव्यानुवाद करते समय समझनी चाहिए और देखनी भी चाहिए। संगीत की दृष्टि से देखा जाए तो नाद, लय, ये सारी बातें जो हैं, मुझे लगता है कि अगर ध्वन्यात्मकता जो है, शब्दों की जो ध्वन्यात्मकता है, अगर उसे हम समझते हैं तो निश्चित रूप से काव्य सौंदर्य जो है, स्रोत भाषा में जो बात आई है उसे लक्ष्य भाषा में ले जाने के लिए लक्ष्य भाषा में जो संगीतात्मकता है उसका अगर ज्ञान अनुवादक को है तो निश्चित रूप से इस चुनौती से वह एक तरह से उसका सामना कर सकता है। और वाकई कहा जा सकता है कि
वैसे देखा जाए तो भाव सौंदर्य जो होता है, काव्य में भाव सौंदर्य होता है, तो भावों को पकड़ना इतना सहज नहीं होता है। स्रोत भाषा में जो बात कही गई है, स्रोत भाषा में जो भाव सौंदर्य उभर कर आया है कवि द्वारा, तो उसे लक्ष्य भाषा में ले जाना इतना सहज नहीं है। लेकिन ऐसे ही इन्हें गिने ही अनुवादक होते हैं कि जो उसे एक तरह से अनुवाद कर पाते हैं या उसे अनुदित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम अनुवादक हैं कि जो इस तरह से कोशिश करते हैं और वे उसमें सफल भी हुए हैं। अनेकार्थता की जो बात है वो भी अक्सर देखी जा सकती है कि जैसे पहले भी हमने कुछ उदाहरण देखे, तो अनेकार्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। हम सभी जानते हैं कि रहीम का प्रसिद्ध दोहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहां पानी शब्द जो आया है अनेकार्थता में आया है, अर्थात लक्षणा और व्यंजना को समझना होगा। बहुत बार होता है कि स्रोत भाषा में लक्षणा और व्यंजना का जो प्रयोग हुआ है लक्ष्य भाषा में उसी तरह से होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब पानी शब्द तो यहाँ 3 भिन्न भिन्न अर्थों में है। वह एक तरह से पानी एक कांति के अर्थ में है, जब मोती की बात करते हैं तो कांति या आभा के अर्थ में है। जब मानुष की बात करते हैं तो वहां स्वाभिमान की बात हो रही है, और चून की बात करते हैं तो वाकई पानी की बात हो रही है। ये जो अनेकार्थता है काव्यानुवाद में, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अनुवादक तभी समझ सकता है कि जब मूल भाषा और स्रोत भाषा दोनों भाषाओं से वो भली भांति अवगत है, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो अनेकार्थता है वह उसे एक तरह से समझ सकता है। ठीक वही बात अगर हम देखें तो एक तरह से नाट्यानुवाद में भी वही आती है बात। नाट्यानुवाद की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि रंगमंच, नाटक और रंगमंच ये बहुत एक सिक्के के 2 पहलू हैं एक तरह से। और रंगमंच की अपनी जो विशिष्टताएं होती हैं, अनुवादक को पहले वे सारी विशिष्टताएं समझनी होती हैं, और रंगमंच का ज्ञान भी होना मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। नहीं तो फिर अनुवाद करते समय अगर रंगमंच का ज्ञान उसे नहीं है तो सफल नाट्यानुवाद नहीं हो सकता है। स्रोत भाषा की जो रंगमंचीय परंपरा है, उस स्रोत भाषा की रंगमंचीय परंपरा और लक्ष्य भाषा की रंगमंचीय परंपरा, दोनों परंपराओं का ज्ञान अगर अनुवादक को है तो निश्चित रूप से वह एक तरह से सफल नाट्यानुवाद कर सकता है। अनुवादक तभी सफल हो सकता है कि जब उसे दोनों परंपराओं का एक तरह से ज्ञान है। या बहुत बार हम कहते भी हैं कि संवाद जो है नाटकों का प्राण तत्व है। अब संवादों को लेकर जब अनुवाद स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में जब अनुवाद करना है तो निश्चित रूप से वह प्रभाव जो है, क्योंकि नाटक का यह प्राण तत्व होता है, संवाद नाटक में किस तरह से लिखे गए हैं वो अहम बात होती है। और ऐसे अनेक नाटक हैं कि जो लगातार अनुदित हो रहे हैं, लेकिन उसका कारण यही है कि संवाद अगर अनुदित कृति में अगर सफल नहीं है तो वह नाट्य कृति जो है वह कभी चर्चा में नहीं रही है। तो सबसे अहम चीज है कि संवाद जो है, संवादों का जो पुलिंदा है वो मजबूत होना चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक को संवादों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शब्दों की ये जो गरिमा है, शब्दों की इस गरिमा को बचाना होता है, तब जाकर यह अनुवाद जो है वह एक तरह से नाट्यानुवाद सफल कहा जा सकता है। बहुत बार यह भी होता है कि नाटकों में पात्रों की विविधता होती है। कुछ पात्र जो होते हैं भिन्न भिन्न वर्ग से होते हैं, या कुछ पात्र जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, या कुछ पात्रों की बोली भाषा भिन्न होती है। तो ऐसे में अनुवादक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि पात्रानुकूल जो भाषा होती है वो पात्रानुकूल भाषा लक्ष्य भाषा में ले जाना उसके सामने बड़ी चुनौती है। और इसके लिए वही बात जो है कि मूल स्रोत भाषा में जो बात आई है कि पात्रों का चयन किस तरह से हुआ है,
और पात्रानुकूल भाषा किस तरह से है या प्रसंगानुकूल भाषा किस तरह से है, अगर अनुवादक उसे भली भांति समझता है तो निश्चित रूप से इस चुनौती को भी वह एक तरह से दूर कर सकता है या उसका सामना कर सकता है अच्छे से, और ठीक ठाक एक तरह से वह अनुवाद कर सकता है। बहुत बार ये भी होता है कि अनुवाद करते समय कथानुवाद के संबंध या कथात्मक साहित्य के संबंध में अगर हम देखें, कथात्मक साहित्य का जो अनुवाद है उसमें उपन्यास है या कहानी है, तो मूल कथा वस्तु की जो रक्षा है वह अनुवादक को करनी होती है, या मूल कथ्य की जो शैलीगत विशेषताएं हैं उस पर उसे ध्यान देना होता है, या आंचलिकता के प्रति जो है वह उसके प्रति भी न्याय करना होता है। ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं अनुवादक को सम्मुख रखनी पड़ती हैं। और अक्सर ऐसा कहा जाता है, आदर्श अनुवाद का एक सूत्र होता है, न छोड़िए न जोड़िए। ये सूत्र अगर अनुवादक सम्मुख रखता है तो निश्चित रूप से एक तरह से सफल अनुवाद वह कर सकता है। और प्रायः ये देखा गया है कि कथा साहित्य में मुहावरे या लोकोक्तियाँ या सुक्तियाँ या कहावतों का जो प्रयोग होता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें आती हैं, ये क्यों आती हैं, तो इसका मूल कारण है कि अनुभवजन्य जो ज्ञान है ये लोकोक्तियों में भरा जाता है, या नीतियों की जो बात है या रोचकता वाली बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रचनाकार सृजन करते समय ये सारी चीज़ें इसलिए भी रखता है कि उससे उस रचना में एक तरह से सौंदर्य वृद्धि होती है और अभिव्यक्ति जो पक्ष है उतना ही वह सबल बनता है, सक्षम बनता है। और इन सारी बातों को एक तरह से अनुवादक अगर ध्यान में रखता है तो निश्चित रूप से सफल अनुवाद जो है वह कथा साहित्य का भी हो सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी में कोई एक मुहावरा है, जैसे मान लीजिए कि टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका अगर अनुवाद करें तो कुत्ते बिल्ली का बरसना नहीं हो सकता है ना। कुत्ते बिल्ली का बरसना अगर अनुवाद करें तो यह हास्यास्पद हो जाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन अगर मूसलाधार बरसना अगर कहें तो ये कहीं ना कहीं सही अनुवाद हो सकता है। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं कि जो एक तरह से संदर्भों को लेकर भी समझनी पड़ती हैं, क्योंकि स्रोत भाषा में जो संदर्भ हैं और जिस संदर्भ में कोई बात कही गई है, लक्ष्य भाषा में भी उसी संदर्भ में क्या कहा जाता है, सबसे पहले अनुवादक को ये भी समझना पड़ता है। जैसे कुछ दिन पहले प्रोफेसर गणेश देवी द्वारा जो भारतीय भाषाओं का लोक सर्वेक्षण किया गया है और महाराष्ट्र के संबंध में जिन बोली भाषाओं का उन्होंने सर्वेक्षण किया, लोक सर्वेक्षण किया है, उसका हिंदी अनुवाद हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने 11 बोलियों का अनुवाद किया है हिंदी में। तो एक चीज़ समझ में आई कि जिसमें घिसाड़ी की बोली है या गोरमाटी है या केंची कोरवा है, तो ये सारी जो बोली भाषाएं हैं ये कहीं ना कहीं आज नष्ट होने की कगार पर है। लेकिन ऐसे अनेक शब्द हैं उनके कि जो मराठी में एक तरह से समानता रखते हैं, ऐसे अनेक शब्द हैं कि जो हिंदी में समानता रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जो बारीकियां हैं, इसका मूल कारण यही है कि भारतीय भाषाओं में अगर हम देखें, कुल मिलाकर सभी भारतीय भाषाओं में तो अनेक शब्द मिलेंगे हमें कि जो एक तरह से संस्कृत इनकी जननी है, और लगभग अनेक भाषाओं में ये सारे शब्द जो हैं एक दूसरी भाषा में चले गए हैं। या फारसी भाषाओं के अनेक शब्द हैं, उर्दू के अनेक शब्द हैं कि जो भारतीय भाषाओं में देखे जा सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है कि अनुवादक को ये सारी चीज़ें जो हैं ये बारीकी से समझनी पड़ती हैं कि किस तरह से और किस संदर्भ में ये बात कही गई है, और उस दृष्टि से उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ता है, और तब जाकर कहीं ना कहीं एक तरह से सफल अनुवाद हो सकता है। तो सफल अनुवाद के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अनुवादक ध्यान में रखे और जिसके आधार पर वह अनुवाद कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से सहजता, या सहजता किस अर्थ में, तो भाव और अर्थ की सहजता होनी चाहिए, या
संरचना या भाषागत सहजता होनी चाहिए, या कला अथवा शैलीगत सहजता होनी चाहिए, या फिर एक तरह से निकटस्थता होनी चाहिए। निकटता किस अर्थ में कि निकटता जो शब्द चयन किया जा रहा है, स्रोत भाषा के जो शब्द हैं लक्ष्य भाषा के उतने ही निकट होने चाहिए। अब ये शब्दों की दृष्टि से तो ही है, संरचना की दृष्टि से तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अर्थ की दृष्टि से भी यह निकटता होनी चाहिए। भाव, विचार या संदर्भ की दृष्टि से भी निकटता अगर है तो निश्चित रूप से एक तरह से सफल जो अनुवाद है ये हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि संदर्भ जो होते हैं वे संदर्भ सापेक्ष कुछ चीजें नहीं होती है। अनुवाद करते समय अनुवादक ये भूल जाता है कि यह संदर्भ, जैसे मैंने पहले भी कहा, संदर्भ भूल जाते हैं। जैसे एक शब्द है, उल्लू शब्द है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उल्लू मूर्ख के अर्थ में लिया जाता है, और यूरोप में बुद्धिमान के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। वही बात है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी वही बात है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में सौभाग्यवती उसका एक सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ है, लेकिन उसका अनुवाद अगर फॉर्चुनेट वुमेन या लकी वुमेन करें तो मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी बारीकियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं अनुवादक के सम्मुख निश्चित रूप से चुनौतियों के रूप में है। तो इन जैसे कि लव शब्द है, लव का अर्थ ममता भी है, प्यार भी है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है, प्रेम भी है। अब एक ही शब्द, लेकिन उसके लिए परिप्रेक्ष्य जो है, संदर्भ जो है, वो भिन्न भिन्न है। तो ये सारी जो भिन्नता है ये कहीं ना कहीं अनुवादक को अच्छे से समझनी पड़ती है, और तब जाकर एक तरह से अच्छा अनुवाद या स्तरीय अनुवाद जो है वह हो सकता है। या औचित्य बहुत महत्वपूर्ण बात है। उचितस्य भावः औचित्यम। अब औचित्य कहाँ काम आता है, तो ये कहीं ना कहीं विवेक आश्रित है या विवेक पर निर्भर करता है। जैसे अंग्रेजी में कहा गया कि व्हाट इज टाइम, मराठी में कहा जाएगा, अगर उसका अनुवाद कोई ऐसा इस तरह से करता है कि वेळ काय आहे, या हिंदी में कोई अगर ऐसे करे समय क्या है, तो यह कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। व्हाट इज टाइम इस तरह से अगर हम, ये तो शब्दानुवाद हुआ, तो बहुत बार एक शब्द के लिए अर्थात स्रोत भाषा में जो शब्द है उसके लिए लक्ष्य भाषा में कौन सा शब्द है, यह शब्दानुवाद हो जाएगा। यह कहीं ना कहीं भावों का यहां पर पूरी तरह से एक तरह से अभाव हुआ है। व्हाट इज टाइम का अगर अनुवाद करें वेळ काय आहे, समय क्या है हिंदी में, तो यह कहीं ना कहीं गलत है। तो मराठी में कहा जाएगा किती वाजले, कितने बजे हैं। अर्थात भाव महत्वपूर्ण है, जो बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत आवश्यक है, और इसीलिए अनुवादक को इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह से टाइम इज मनी। अब शब्दानुवाद कोई करेगा वेळ पैसा है, लेकिन इसका अनुवाद ये गलत हो जाएगा मराठी में, वेळ महत्वाची आहे, या हिंदी में समय पैसा है, गलत हो जाएगा, समय कीमती है। तो यह आवश्यक चीज है। संदर्भ को समझना अनुवादक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर वो इस चुनौती को ठीक तरह से समझता है तो निश्चित रूप से उसे समझकर उसके लिए विकल्प क्या है तो ये भी समझ सकता है। अंग्रेजी का एक प्रेसिडेंट शब्द है, प्रेसिडेंट शब्द के लिए अब अध्यक्ष भी एक तरह से विकल्प है, सभापति विकल्प है, या राष्ट्राध्यक्ष है, या फिर राष्ट्रपति है। अब चयन किस शब्द का करना है, मुझे लगता है कि यह अनुवादक के विवेक पर निर्भर है, और लक्ष्य भाषा की मांग क्या है। लक्ष्य भाषा में अगर किसी शब्द को रखा जाएगा तो वहां संदर्भ कौन सा है, तो मुझे लगता है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं के संदर्भ को अगर समझे तुलनात्मक दृष्टि से, यह तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है सही मायने में। तो अगर इस तरह की तुलना अगर होती है तो निश्चित रूप से वहां सफल अनुवाद संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साहित्य का अनुवाद करते समय स्रोत भाषा में अर्थात
मूल भाषा में जो बात कही गई है वही बात या लक्ष्य भाषा में ले जाने के लिए अनुवादक को कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ है उन संदर्भों का ज्ञान उसे होना ही चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा, भाषाओं का बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य से आजकल 2 या 3 या 3 से अधिक 4 से अधिक भाषाओं का ज्ञान लगभग किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। लेकिन जो बहुभाषी हैं तो निश्चित रूप से जिसके पास अनेक भाषाओं का ज्ञान है, अनेक भाषाओं का शब्द भंडार है, तो निश्चित रूप से वह एक सफल अनुवादक बन सकता है। चाहे वह भारतीय भाषाएं भी हो सकती हैं या चाहे वे विदेशी भाषाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अनेक भाषाओं का ज्ञान अगर है अनुवादक को तो वह उतना ही सफल अनुवादक बन सकता है। साहित्य के अनुवाद के संबंध में अगर देखा जाए तो साहित्य के अनुवाद के लिए ये कुछ आवश्यक चीजें हैं और निरक्षर विवेक जो है वह अनुवादक के पास है। तो निश्चित रूप से शब्द चयन के संबंध में हो सकता है या वाक्य संरचना में हो सकता है या शैली के संबंध में हो सकता है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अभिव्यक्ति पक्ष जो है रचनाकार का, अभिव्यक्ति पक्ष स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ले जाना इतना सहज नहीं होता है। तो अभिव्यक्ति पक्ष को अगर समझना है तो बाकी ये सारी जो उपादान हैं, जो विधाओं के उपादान हैं, अगर अनुवादक उससे परिचित है तो मुझे लगता है कि वह एक तरह से सफल अनुवाद कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सफल अनुवादक के रूप में या अच्छा अनुवाद करने के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञान और अनेक भाषाओं के साहित्य से या अनेक जो राज्य हैं उनकी संस्कृति से, राज्य क्या देश भी कह सकते हैं, अनेक देशों की संस्कृति से अगर हम अवगत हैं तो निश्चित रूप से अच्छा अनुवाद किया जा सकता है। साहित्य के अनुवाद के संबंध में जो जो चुनौतियां हमारे सम्मुख आती हैं तो उन चुनौतियों का हम डटकर सामना कर सकते हैं और एक अच्छी रचना हम पाठकों के सम्मुख दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं पुनश्च एक बार महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य सचिव श्रीमान सचिन जी निम्बालकर और हमारे मित्र और इस व्याख्यानमाला के संयोजक डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा जी, मैं दोनों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यानमाला में आज निमंत्रित किया और मुझे बोलने का और अपने विचारों को आपके साथ साझा करने का अवसर दिया। मैं पुनश्च एक बार सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।